आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाथ पैर बांधकर वापस भेजे गए भारतीय नागरिक, अमेरिकी दूतावास बोला इन एलियंस को रखो। एक परिवार के लिए ही खपती रही कांग्रेस, पीएम मोदी ने राज्यसभा में आज सच में बखिया उधेड़ दी। 10 तारीख को पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल। मिल्कीपुर उपचुनाव पर आ गया चंद्रशेखर आजाद का बयान। सैफ अली खान के घर में काम करने वाली 2 महिला कर्मचारियों ने की बांग्लादेशी हमलावर की पहचान। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर यूनुस सरकार ने दी भारत को धमकी, कहा तो फिर इंडिया जिम्मेदार होगा। भारत के सपने को ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका, ईरान के चाबहार पोर्ट पर चलाया हथौड़ा। अटैक पे अटैक, ट्रंप ने चीन के उड़ा दिए होश। रीना किरण के बाद आमिर खान को हुआ गौरी से प्यार। और उल्टी तरफ भागे गिरते हुए लपकी गेंद, यशस्वी जायसवाल ने कपिल देव के अंदाज में लिया कैच। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को संभालते ही अमेरिका में अवैध प्रवासी घोषित किए गए 104 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेज दिया गया है। अमेरिकी सेना के खास विमान से इन सभी भारतीयों को अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर भारत लाया गया। विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर की गई। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को इस तरह से वापस भेजना भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की ओर से अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों को लेकर बयान जारी किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि जो भी अमेरिका में अवैध तरीके से घुसेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। दूतावास ने कहा है कि अमेरिका में इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकी दूतावास के बयान में डोनाल्ड ट्रंप की तरह अवैध प्रवासियों को एलियंस कहकर संबोधित किया गया। बयान में कहा गया कि इन अवैध एलियंस को देश से निकालने के लिए इमिग्रेशन कानूनों का ईमानदारी से पालन करना अमेरिका की नीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेसियों और गांधी परिवार की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीति पर इतना तीखा प्रहार किया जो आम नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरी कांग्रेस एक परिवार को संतुष्ट करने में सारी ऊर्जा खपा देती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति का मूल मंत्र ही है फैमिली फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में ये बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना कहा कि शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश को जेल खाना बना दिया गया था। प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत में ही कांग्रेस पर बरस पड़े। उन्होंने इसके लिए अपनी सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास का भी सहारा लिया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की उपेक्षा करना बहुत ही गलती होगी। यह उनकी सोच से बाहर है, समझ के भी बाहर है और यह उनके रोड मैप पर भी फिट नहीं बैठता है। इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, इसलिए उनके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। मोदी सरकार इनकम एक्ट पर बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके लिए 1961 से चले आ रहे आयकर कानून में बदलाव की तैयारी है। बताया जा रहा है कि नए इनकम टैक्स बिल के जरिए टैक्सेशन सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। इससे आयकर कानून की भाषा आसान हो जाएगी और टैक्स भरना आसान होगा। 7 फरवरी को शाम 6 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बिल को 10 फरवरी को संसद में पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यदि सब ठीक रहा तो 1 अप्रैल से नया टैक्स सिस्टम लागू होने की संभावना है। ऐसे में सबका यही सवाल है कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार 5 फरवरी 2025 को वोटिंग हो चुकी है। इसके परिणाम 8 फरवरी को आने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीति और तेज हो गई है। मतदान के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से सरकारी मिशनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएगी तो सब पता चल जाएगा। जितना सरकारी मिशनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। वह बोले, मैं
मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लगाएं, सबकी बात ट्रंप सरकार। अगर आपकी विदेश नीति अच्छी होती है तो शायद ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के घर में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने बांग्लादेशी व्यक्ति शरीफुल फकीर की पहचान उस शख्स के तौर पर की है जिसने पिछले महीने अभिनेता के घर में घुसकर उन पर हमला किया था। यह जानकारी खुद एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को दी। दरअसल 30 वर्षीय शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फकीर उर्फ विजय दास को पिछले महीने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त शरीफुल इस्लाम उर्फ विजय दास न्यायिक हिरासत में है। उसे ऑर्थर जेल रोड में रखा गया है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को ऑर्थर रोड जेल में पहचान परेड कराई। इस दौरान सैफ के घर के कर्मचारी एलियामा फिलिप और घरेलू सहायिका जूनू ने शरीफुल की पहचान अभिनेता पर हमला करने वाले शख्स के रूप में की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपदस्थीय प्रधानमंत्री शेख हसीना एवं अन्य को भारत से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत हर संभव प्रयास कर रही है। गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं, जब वह छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से भारत चली गई थी। इस व्यापक प्रदर्शन के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग को 16 साल पुरानी सरकार गिरानी पड़ी थी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों एवं सैन्य और असैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह ईरान के चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म कर दे। इससे पहले अमेरिका ने अशरफ गनी सरकार के रहने के दौरान भारत को अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए चाबहार बंदरगाह को लेकर प्रतिबंधों में छूट दी थी। इसके बाद भारत ने इस ईरानी बंदरगाह को बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च किए थे। भारत इसी बंदरगाह के रास्ते रूस से सीधे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते जुड़ रहा है। यही नहीं, भारत का अफगानिस्तान तक माल भेजने का सबसे बड़ा रास्ता है। भारत इसे मध्य एशिया तक जाने के लिए एक रास्ते के रूप में विकसित कर रहा है। तालिबान और भारत के बीच इस बंदरगाह को लेकर बड़ी डील हुई है, जिससे पाकिस्तान सदमे में है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इस खींचतान का नतीजा दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते या व्यापार युद्ध हो सकता है। इसी बीच विदेशी निवेशक चीनी शेयर बाजार से दूरी बनाए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था की दिशा को लेकर पहले से ही निवेशक चिंतित है। विकास को रास्ता देने के बीजिंग के प्रयासों से भी निवेशक निराश है। एक हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद चीनी शेयर बाजार ने व्यापक विवाद पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका ने चीन पर मंगलवार को 10% टैरिफ लगाया। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी धमकियों से काफी कम था। चीन के जवाबी कदम भी सीमित थे। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार की सुस्त गिरावट से पता चलता है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में निवेशक व्यापार युद्ध की आशंकाओं पर अधिक संतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बुधवार को ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत को लेकर परस्पर विरोध खबरें आई हैं। आमिर खान बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। फिल्म में उन्हें जो किरदार दिया जाता है वो उसमें खो जाते हैं। आमिर की प्रोफेशनल लाइफ भले शानदार रही, लेकिन एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। रीना दत्त से पहली शादी और 2 बच्चों के होने के बाद तलाक, फिर नीमा राव से उन्हें प्यार हुआ। दोनों एक बेटे के पेरेंट भी है, लेकिन ये रिश्ता भी लंबा नहीं टिक सका। 59 साल के आमिर खान को लेकर पिछले साल खबरें आई थी कि वो एक्ट्रेस फातिमा शेख को डेट कर रहे हैं, लेकिन ये अफवाह साबित हुई। लेकिन ये सच है कि 60 साल के होने वाले आमिर को तीसरी बार प्यार हो गया है। आमिर खान को तीसरी बार प्यार हुआ है। बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु की एक महिला को डेट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर ने पहले ही अपने परिवार से उनका परिचय करा दिया है और यह मुलाकात अच्छी रही। वह इस रिश्ते को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को शामिल किया।
भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो गई है। सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के लिए 2 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं। चोटिल विराट कोहली की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है। वहीं तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी अपना पहला वनडे खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने कप्तान जोस बटलर ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल T20 और टेस्ट में भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई ज्यादा दबाव नहीं था। उनकी फील्डिंग में इसका असर भी दिखा। यशस्वी ने कपिल देव के अंदाज में इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट का कैच लिया। हर्षित राणा के खिलाफ पर डकेट के पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन स्क्वायर लेग के पीछे हवा में चली गई। यशस्वी ने उल्टा भागते हुए डाइव मारकर गेंद को लपक लिया।